कोड तो देखो सिंपल है, बात लिखने की है। यूपीएससी अगर पूछ ले तो आप कैसे लिखोगे। देखो, कोई भी पर्सन ना समय में वापस नहीं जा सकता है, वापस जाके फिर से स्टार्ट वो नहीं कर सकता है। लेकिन हां, अगर गलती हो गई है तो अभी स्टार्ट करके एक न्यू एंडिंग जरूर वो क्रिएट कर सकता है। अब ये चीज देखो एक इंडिविजुअल लेवल पे भी एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जांपल कोई एस्पायरेंट है, एस्पायरेंट ने समय वेस्ट कर दिया, 6 महीने वेस्ट कर दिए इधर उधर कैसे भी करके। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो 6 महीने पीछे जाए और फिर से नया स्टार्ट करें, नो। लेकिन जितना अभी समय है उस समय की सहायता से वो एक न्यू एंडिंग जरूर क्रिएट कर सकता है, अभी बचे हुए समय में अपना बेस्ट देकर। सेम चीज देखो सरकार के लेवल पे भी इंप्लीमेंट होती है। सरकार बहुत बार गलत डिसीजंस लेती है, अब वो डिसीजंस वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन हां, अभी गलती को पहचान के आप पॉलिसीज में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। जो गलती हो गई है आप उसे ठीक कर सकते हो। समाज के लेवल पे भी ये चीज इंप्लीमेंट होती है। तो जब भी आपको एथिक्स में कुछ लिखना हो ना, तो अलग अलग लेवल पे आप उस चीज को एनालाइज करो। इंडिविजुअल के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, सिविल सर्वेंट के लेवल पे। जैसे सिविल सर्वेंट के तौर पे आप काम कर रहे हो, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं जो सही नहीं होते, लेकिन समय रहते उन गलत डिसीजंस को पहचानना और फिर एक अच्छी एंडिंग क्रिएट करना वो जरूरी है। समझ गए? तो अलग अलग लेवल पे आपको कोट्स को एनालाइज करना है, तब जाके आप सारी डायमेंशंस डाल के बढ़िया आंसर लिख सकते हो। डेट आज की देखो 1 मार्च है, नया महीना, नया जोश, नई उमंग, नई एनर्जी। डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। 3 इश्यूज बढ़िया ढंग से डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, भारत का यूथ गवर्नमेंट जॉब्स को चेज कर रहा है और इसके क्या रिपरकशंस हैं, क्या नुकसान है, सारी इकोनॉमी समझेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन की। दूसरे नंबर पे आर्टिकल इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स, और सबसे लास्ट में इंटरव्यू की फॉर्म में यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। दोनों पक्ष के आर्गुमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। एमएसपी को लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 1-2 आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किए, लेकिन आज थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का, वाई इंडियाज यूथ इज चेजिंग द सरकारी नौकरी। देश का यूथ सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहा है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और इवन जीएस पेपर 2 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस इशू पे कोई आर्टिकल आएगा, और आ गया। सिस्टमेटिक ढंग से इस इशू को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज कि यूथ सरकारी नौकरी क्यों हासिल करना चाहता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में ना पुलिस कांस्टेबल के लिए एक एग्जाम कैंसिल हो गया था लीक होने के कारण। ऑलमोस्ट 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला। और अक्सर हम ऐसी खबरें सुनते रहते हैं कि चपरासी की जॉब के लिए, सरकारी पीएन की जॉब के लिए पीएचडी ने अप्लाई किया। 2 पुलिस स्टेशन के बीच, मतलब ये भी सुनने को मिला कि 2 पुलिस स्टेशन के बीच में मैसेंजर का काम होता है किसी पोस्ट का, और उसके लिए पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किया, जबकि क्वालिफिकेशन सिर्फ 5वीं पास था। बट क्वेश्चन उठता है क्यों, ऐसा क्यों। देखो सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट जॉब्स में ना सैलरी प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में लोअर लेवल पे ज़्यादा है। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, क्लर्क की जॉब है मान लीजिए, अगर गवर्नमेंट जॉब है क्लर्क की तो सैलरी 25 के आसपास होगी, 25K के आसपास। अब देखो केस टू केस वेरी भी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, क्या है, लेकिन मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्लर्क की जॉब पे आपको 25,000 नहीं मिलेंगे, मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये दिए जाते हैं स्टार्टिंग में ही। और प्राइवेट जॉब में कोई गारंटी भी नहीं है कब हटा दिया जाए किसी भी सूरत में। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इससे पहले कि इसी पॉइंट को हम आगे एक्सटेंड करें, हायर लेवल पे गवर्नमेंट पे उतनी सैलरीज नहीं है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी के पास में स्किल है, स्किल मतलब मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ बताता हूं, जैसे सिविल सर्विसेज में टीचर्स की सैलरी ना अच्छी खासी है, मतलब इवन आईएएस से भी ज्यादा है। और हमेशा ऐसा नहीं होता, सब डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। इकोनॉमी में आप पढ़ते हो, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसके दाम बढ़ेंगे ही। तो आज के समय में जैसे सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, नए नए
इंस्टीट्यूट्स खुले, एडटेक आए, तो टीचर्स की कमी हो गई। टीचर्स की कमी मतलब डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा तो मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो सैलरी अप। अब जैसे कोई कंपनी फेल हो गई, जैसे मान लीजिए बायजू है या फिर कोई और कंपनी है, अनअकैडमी है, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, तो बहुत सारे टीचर्स रिलीज हो गए तो मार्केट में टीचर ज़्यादा, सप्लाई कम, तो फिर टीचर्स की सैलरी कम। इस प्रकार से है प्राइवेट सेक्टर में, ऐसा चलता है। जैसे एआई है, एआई की डिमांड ज़्यादा है आज के समय में, तो जिनको एआई आती है, एक्सपर्टीज है, तो उनकी सैलरी अप, लेकिन बहुत ज़्यादा अप हो जाती है। डिमांड है और डिमांड जिस चीज़ की है वो स्किल आपके पास में है ना, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन फिर दूसरे पॉइंट पे आता हूं, स्टेबिलिटी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट जॉब में ना स्टेबिलिटी है, कोई आसानी से हटा नहीं सकता, हालांकि इस पॉइंट से फिर इनएफिशिएंसी भी आती है, कॉम्प्लेसेंसी आती है, तभी सरकारी लोग काम कम करते हैं, उन्हें पता है कोई हटा तो सकता नहीं। और प्राइवेट सेक्टर में डर होता है कि यार काम नहीं करेंगे तो हमें हटा दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसीलिए वहां पे एफिशिएंसी ज़्यादा आती है। सरकारी जॉब में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे पेंशन तो आजकल मांग चल रही है पुराने पेंशन सिस्टम वाली, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, लीव अलाउंस, बहुत कुछ मिलता है। उतनी फैसिलिटीज़ कई बार प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती, लोअर लेवल पे। अब वो बात है, जिसके पास में स्किल है उनको तो फिर कंपनी सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है, उनकी तो सारी डिमांड्स भी मानती है कंपनी, जिसके पास में स्किल है और कंपनी को चाहिए वो स्किल। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो ये आता है कि हमारे देश में ना, चलो ये तो बेनिफिट्स की बात हुई, सरकारी नौकरी का ना क्रेज काफी ज्यादा है अंग्रेजों के समय से ही। मतलब रिस्पेक्ट बढ़ जाती है अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तो। और एक कड़वी सच्चाई है, दहेज ज्यादा मिलता है। मतलब वेरियस रिपोर्ट्स कहती हैं कि जिनके पास में गवर्नमेंट जॉब है उनको दहेज ज्यादा मिलता है। और सबसे बड़ी विडंबना भी यही है कि उन्हें दहेज लेना ही नहीं चाहिए, वो पढ़े लिखे हैं। इवन बहुत सारे राज्यों की सरकारों ने डिक्लेरेशन भी साइन करवाई कि हमने कोई दहेज नहीं लिया है, सरकारी एम्प्लॉय से इस प्रकार की डिक्लेरेशन साइन करवाई गई। लेकिन इवन पीएन की सरकारी जॉब लगने पर भी कम से कम 10, 15, 20, 25 लाख दहेज जो है वो आज भी समाज में कुछ कुछ इलाकों में चलता है, सबके द्वारा नहीं, कुछ कुछ। फिर एक पॉइंट देखो यहां पे ये भी दिया जा सकता है, जैसे कि ना एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 में। सोचा गया था ये रिफॉर्म्स अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करेंगे और वर्क फोर्स को अब एग्रीकल्चर से निकाल के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में डालेंगे। बट सर्विस सेक्टर आपको पता है ज्यादा जॉब्स नहीं जनरेट कर पाता, वहां पे बहुत स्किल्स वाले लोग चाहिए, उतने स्किल्स वाले लोग हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, मतलब यूथ को उतने लेवल पे स्किल नहीं दे पा रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी उतना ज़्यादा नहीं डेवलप हो उसका, तो किसान ना अपने बच्चों को खेती नहीं करवाना चाहते। अब खेती नहीं करवाना चाहते तो ऑप्शन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतनी जॉब नहीं, सर्विस सेक्टर में उतनी जॉब नहीं, उतनी स्किल नहीं है। अब रूरल एरिया में किसानों के बच्चे हैं, कई बार ऐसा होता है कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हैं, उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि हाँ शहरों में जाके हाई फाई जॉब लग पाएगी, तो उनके पास में ना एक ऑप्शन ये बचता है कि कैसे ना कैसे करके सरकारी जॉब ले ली जाए। इसी वजह से चाहे वो कांस्टेबल की जॉब है या फिर इंस्पेक्टर्स की जॉब है, क्लर्क की जॉब है, उसके प्रति ना समाज में यूथ का अट्रैक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है। रूरल एरियाज में जो यूथ है ना वो ज्यादा अट्रैक्टेड है एज कंपेरिजन टू सिटीज। सिचुएशन कई बार तो ऐसी हो जाती है कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा सैलरी हो ना, तब भी कोई पूछेगा ना, अच्छा प्राइवेट सेक्टर में हो मतलब चाहे सैलरी 10 गुना हो, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में छोटे से क्लर्क की पोस्ट भी है ना, अच्छा गवर्नमेंट जॉब है। ऐसा आपने भी सुना होगा अपने आसपास, मतलब नॉर्मल है ये चीज। इवन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, जब मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी ना, तो सब मुझे बेवकूफ़ बोल रहे थे कि भाई तुम क्यों छोड़ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ता है, मत करो ऐसा, मत करो, पछताओगे। सबने बोला, मतलब सबने का मतलब एग्जैक्टली सबने नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने बोला। लेकिन देखो यूथ जो है वो सरकारी जॉब्स चेस कर रहे हैं, यूथ की गलती नहीं है, ये गलती है सरकार की कि वो बढ़िया प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रही है, प्राइवेट सेक्टर में स्टेबिलिटी नहीं ला पा रही है। मतलब देखो इनफ अगर जॉब्स होंगी प्राइवेट सेक्टर की
तो एक प्राइवेट कंपनी वाला हटा भी दे तो दूसरी कंपनी में आसानी से जॉब लग जाए, इतनी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हो, यूथ के पास में स्किल हो, तो यूथ फिर क्यों भागेगा सरकारी नौकरी के पीछे, है ना। अब देखो इतना सारा यूथ हमारा सरकारी नौकरियों की तैयारी करता है ना, इससे बहुत नुकसान होता है देश को। सबसे बड़ा नुकसान तो देखो, जो ये सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है ना जवानी का, उसमें यूथ अपने बहुमूल्य साल खराब कर देता है। अब कई कई लोग ऐसे हैं जो 6-6, 7-7 सालों से तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब्स की, तो इतना बहुमूल्य टाइम खराब। अब देखो यूथ जो हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, परिवार के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनसे पैसा लेते हैं तैयारी करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि अगर देखो यही यूथ सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बजाय फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होते, पैसा कमा रहे होते, तो फिर वो खर्च करते तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होती, जीडीपी को बूस्ट मिलता। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक बड़ा यूथ तो ऐसा है जो सरकारी जॉब्स की तैयारी कर रहा है, और एक जॉब हासिल करने में आपको भी पता है टाइम तो देखो लग जाता है। एवरेज तौर पर 3-4 साल किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने में कई बार लग जाते हैं। अब कईयों की जल्दी लग जाती है, कईयों की लेट लग जाती है, लेकिन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट नुकसान देखो ये है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़मीन तक बेच देते हैं, ज़मीन तक बेच देते हैं बच्चों को पढ़वाने के लिए, उनको गवर्नमेंट जॉब दिलवाने के लिए। लेकिन जब जॉब नहीं लग पाती तो आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है, कितना ज़्यादा दुख होता है। यूथ का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। देखो मैं तो हमेशा से प्लान बी का स्ट्रोंग समर्थक हूँ। 1-2 साल तैयारी करनी चाहिए ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त करनी चाहिए कि बाद में आप अटेम्प्ट भी लो, चाहे सिविल सर्विसेज का या किसी और जॉब का, तो बस जल्दी से रिवाइज आपको करना पड़े, उससे ज़्यादा नहीं। तो 2 साल के बाद आप कोई प्लान बी पे काम करना स्टार्ट कर दो। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा। मैं वो बात आपको नहीं बोलूँगा कि हाँ सरफरोशी की तमन्ना अब तुम्हारे दिल में है, करना है तो यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 2 साल तक तो ऐसी सोच रखो, बिल्कुल ज़रूरी है, 2 साल के लिए ऐसा जोश होना चाहिए। लेकिन 2 साल के बाद फिर प्लान बी पे काम करना ज़रूरी है। चाहे वो काम देखो स्लो हो सकता है प्लान बी पे, लेकिन एक बैकअप जरूर होना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि सीट्स कम हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी को सिर्फ नुकसान ही होता है। अब सरकारी जॉब्स की वजह से ना इतना सारा यूथ सरकारी जॉब्स की तैयारी करता है, तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। कोचिंग सेंटर्स हैं, पीजी वगैरह हैं, हॉस्टल का बिजनेस है, अब नोट्स का बिजनेस है। राजेंद्र नगर में इतनी सारी दुकानें हैं, मुखर्जी नगर में आपने देखा होगा नोट्स बेचने वाली। तो मतलब कोचिंग और इससे रिलेटेड ना बच्चे तैयारी करते हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो गया है, और इससे भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़्यादा नहीं, एज कंपेरिजन टू जो यूथ का जो समय है वो खराब होता है। अब कुल मिला के जो बात मैंने पहले बोली, फिर से लास्ट में कंक्लूजन में भी वही बात होती है कि कहीं ना कहीं देखो फेलियर सरकार की है, चाहे अभी की सरकार हो या पहले की सरकारें रही हों। उन सरकारों की फेलियर है कि यूथ को आप ना बढ़िया जॉब्स नहीं दे पा रहे हो, कि उनको लगता है कि यही जॉब सबसे बेस्ट है और इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। आपको क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स जनरेट करनी चाहिए थी, और ऐसा कुछ आप करते, पॉलिसीज ऐसे होती जिससे सैलरीज अच्छी होती प्राइवेट सेक्टर में भी। कैसे अच्छी होती? स्किल्स दे पाते आप यूथ को बढ़िया। मैंने बोला ना, जिन स्किल्स की डिमांड है मार्केट में वो स्किल्स यूथ के पास हैं, तो क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर वाली जॉब देंगे, उनको जॉब देनी पड़ेगी। लास्ट में देखो एक चीज आपको बोलूंगा और दिल से बोलूंगा, दिल से। बेशक अब मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं तो अभी भी उसी एस्पायरेंट वाले जोन में ही हूं, आपसे रिलेट करता हूं। रात को मुझे तो सपने भी ऐसे ही आते हैं कि पेपर देने गए, पेपर लेट पहुंचे, अंदर नहीं एंटर करने दिया, रिजल्ट आ गया उससे पहले देखने गए, ऐसे ही सपने आते हैं। दिल से ये बोलना चाहूंगा, अपने ऊपर यार भरोसा कभी मत खोना। मैंने ऐसे हजारों एस्पायरेंट्स देखे हैं जो जिनके लाइफ में बहुत डाउन्स आए, लेकिन लगे रहे, कंसिस्टेंट एक्शन, अपनी गलतियों को सुधारा, और आज
बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मतलब सिलेक्शन भी हो गया और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बस अपने आप पे भरोसा रखना, कंसिस्टेंट एक्शन और इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन लाइफ में बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी काम में आप गलती कहाँ कर रहे हो, कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, तो ये चीज शिद्दत से जरूर करना। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वेस्ट पिकर्स से संबंधित है, मतलब कूड़ा उठाने वाले लोग। सिलेबस में देखो आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स की। मतलब एक तो देखो सरकार टेंडर देती है कुछ कंपनीज को कि आपको ना घर घर जाके कूड़ा इकट्ठा करना है, जैसे गाड़ी आती है, गाना भी है ना, कचरा उठा गाड़ी आई, ऐसा कुछ। तो ना एक तो वो लोग हैं वो रजिस्टर्ड हैं, सरकार से बकायदा टेंडर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इंडिविजुअल्स हैं, जैसा आपने देखा होगा, बस एक थैली ले रखी है और उसमें वो बोतल्स इकट्ठा कर रहे हैं, बोतल्स को इकट्ठा करके सड़कों से उठा के उसे बेच देते हैं। या फिर कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, कूड़े का पहाड़ बना होता है और वहां पे कुछ लोग काम की चीजें निकाल रहे होते हैं जिसको वो बेच के, जिससे वो लाइवलीहुड कमाते हैं। तो इसी प्रकार के जो इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स है ना, जो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, बस अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने से ये काम कर रहे हैं, उन्हीं की बात की जा रही है आर्टिकल में। उनकी बात नहीं की जा रही है जिनको बकायदा सरकार से टेंडर मिलता है, जिनके पास में गाड़ियां हैं और घर घर आती हैं गाड़ियां कचरा उठाने के लिए, उनकी बात नहीं की जा रही है। वो तो रजिस्टर्ड हैं, वो फॉर्मल वेस्ट पिकर हैं, समझे। 1 मार्च का जो दिन है ना, वो इंटरनेशनल वेस्ट पिकर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन 1992 में क्या हुआ था, 1 मार्च को कोलंबिया में कुछ वेस्ट पिकर्स की ना हत्या कर दी गई थी। तो तभी से लेकर अभी तक उनके योगदान को याद करने के लिए 1 मार्च का दिन इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। राइटर कहते हैं देखो वेस्ट पिकर्स का जो काम है ना, भुला सा दिया गया है समाज में और बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं वेस्ट पिकर्स। समाज में बहुत ज्यादा स्टिग्मा अटैच है कि यार इससे घटिया काम नहीं हो सकता, ये क्या काम है, ऐसे मतलब सोच है समाज में। और बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं वेस्ट पिकर्स, जैसे देखो सेक्सुअल हरासमेंट, वायलेंस फेस करते हैं और पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं। सिटीज में अगर आप देखोगे ना, ये वेस्ट पिकर्स पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, गरीब से गरीब। डेटा है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 का। हमारे देश में इंडियन अर्बन वर्क फोर्स में ना ऑलमोस्ट 15 लाख तो यही वेस्ट पिकर हैं और जिसमें से ऑलमोस्ट हाफ महिलाएं भी हैं। एक इंडिविजुअल वेस्ट पिकर एक दिन में ना 8 से 10 घंटे काम करता है और 60 से 90 किलो जो कूड़ा है वो उठा लेता है। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है, बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के, हाथ में कोई दस्ताने नहीं, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं। तो इससे फर्क ये पड़ता है, ये जो वेस्ट पिकर्स है ना, इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। स्किन रिलेटेड डिजीज से कई बार ये जूझने लग जाते हैं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स इनको हो जाती हैं। और देखो होता ये है कि जब से ना सरकार जैसे प्राइवेट कंपनीज को टेंडर देने लगी है ना कि आपके पास इतना एरिया है, यहां से आपको कूड़ा इकट्ठा करना है, तब तो इनको बल्कि भगा दिया जाता है कि तुम क्यों इकट्ठा कर रहे हो, हमारा काम है। क्योंकि वेस्ट से वेल्थ भी जनरेट होती है। तो इसलिए जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिनको टेंडर मिलता है, उनके पास तो देखो एक्सपेंसिव मशीनरीज होती हैं और वो बढ़िया से वेस्ट को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जो ये इंडिविजुअल वेस्ट पिकर्स है ना, इनको तो भगा दिया जाता है, इनके साथ में बहुत गलत ट्रीटमेंट होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो ये कूड़े का पहाड़ बन जाता है, इस आसपास एरिया को भी ना सरकार या फिर जिस भी कंपनी को टेंडर मिला है वो कोर्डन कर देती है आसपास, मतलब आने नहीं देती वेस्ट पिकर्स को। तो फिर उनकी रोजी रोटी पे भी संकट आ जाता है, वो करें क्या। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक बढ़िया कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, वो कंपनी, वो मैन्युफैक्चरर जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है ना, जैसे देखो लेस की कंपनी है, अब लेस की कंपनी ने लेस का पैकेट तो बेच दिया, लेकिन लेस वाली जो थैली है ना जिसमें चिप्स थे, उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी लेस कंपनी की ही है। यह कंसेप्ट है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है ना, अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है प्लास्टिक में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्लास्टिक को वापस कलेक्ट करना और इसे रिसाइकल करवाना। तो ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली गाइडलाइंस आई थी ना,
अब देखो, ये कंपनीज भी, जो लेस जैसी कंपनीज हैं, वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज को ही ठेका देती हैं वेस्ट कलेक्ट करने का। इन गाइडलाइंस में काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ब्रांड ओनर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और इवन सिटीजन भी। बट इनमें भी वेस्ट पिकर्स की बात नहीं की गई है, उनको बेचारों को भुला दिया गया है। लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 आए थे, उनमें वेस्ट पिकर्स को इंक्लूड किया गया कि सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने में वेस्ट पिकर्स का रोल होगा, बट प्रायोरिटी नहीं है वेस्ट पिकर्स को। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो वर्ल्ड में ना 60% जो प्लास्टिक रिसाइकल होता है ना, तो वो इन्हीं इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और फिर बाद में इनकी रिसाइकलिंग होती है। एक रिपोर्ट है, यूएनडीपी एंड पीयू रिपोर्ट है 2016 की, इसमें यह बोला गया कि इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स ने ना 27 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट किया। अगर ये लोग कलेक्ट नहीं करते तो कहां पे जाता इतना सारा वेस्ट? ओशंस में जाता, नदियों में जाता, लैंडफिल्स में जाता, और फिर वो फूड चेन में एंटर करके कहीं ना कहीं हमारे ही बॉडीज में आता। लेकिन देखो, ये इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स हैं, कितना कुछ सहन करते हैं। मतलब माइक्रो प्लास्टिक वाला कई बार पानी पीते हैं, वही उसी एयर में सांस लेते हैं, प्लास्टिक जलता है तो प्लास्टिक के जो फ्यूम्स हैं उनमें वो सांस लेते हैं, उनकी हेल्थ को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। यूएन का एक रेजोल्यूशन है कि 2024 में ना प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना है। लेकिन देखो, इनका क्या होगा वेस्ट पिकर्स का? इनके लिए भी सोचना चाहिए पूरे वर्ल्ड को। अगर पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, इंडिया देखो 12 उन मेजर कंट्रीज में शामिल है जहां पे 52% वर्ल्ड का जो वेस्ट है ना वो मिसमैनेज होता है। तो इंडिया में तो इन वेस्ट पिकर्स पे और भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इनको बाईपास नहीं करना चाहिए। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर गाइडलाइंस में ये भी एक स्टेक होल्डर हैं, इनको स्टेक होल्डर मान के इनको इन्वॉल्व किया जाए पूरी प्रोसेस में, वेस्ट मैनेजमेंट में, और इनके वेलफेयर के बारे में सरकार को कदम उठाने चाहिए। इनको बेचारों के लिए ना कोई पेंशन, ना कोई सोशल सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं, और जबकि इतना खतरनाक ये काम करते हैं, हैजार्डस काम करते हैं। तो 1 मार्च आज का दिन इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे, उसके उपलक्ष्य में हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हिंदू में इससे रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश हुआ है इंटरव्यू की फॉर्म में। तो ना पॉइंट्स को हम दोनों पक्षों में क्लासिफाई कर लेते हैं। पहले हम जानेंगे वो पॉइंट्स कि हाँ एमएसपी को लीगलाइज करना चाहिए। तो ये पूरा इंटरव्यू की फॉर्म में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, लेकिन पॉइंट्स को मैं समराइज कर देता हूं बढ़िया से, सिस्टमेटिक ढंग से। तो फर्स्ट पॉइंट्स, वाई वी शुड लीगलाइज द एमएसपी। इससे किसानों को सपोर्ट मिलेगा। आपको तो पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, कभी बारिश ज़्यादा आ गई, कभी कम आ गई, कभी फसल की पैदावार अच्छी, कभी नहीं। तो ना किसानों को एक भरोसा हो जाएगा कि सरकार हमारी फसल परचेज करेगी, तो वो फिर अपने इस काम को कंटिन्यू कर सकेंगे। दूसरा, ये नेशनल इंटरेस्ट में है, क्योंकि देखो अगर एमएसपी को लीगलाइज आप करोगे तो सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो देखो फॉर्मल ढंग से होने लगेंगी, डिजिटलाइज हो जाएगा सारा सिस्टम। तो एग्रीकल्चर को भी हम मॉडर्नाइज कर सकेंगे इस प्रकार से। अभी तो देखो जैसे किसान हैं डिस्ट्रेस सेलिंग कर देते हैं, ट्रेडर को, गांव में जो ट्रेडर है उसको अपनी फसल दे देते हैं, और सब कुछ कैश में चलता है। अगर सरकार एमएसपी पे खरीदने लगी और इसके लिए कानून बन गया तो सब कुछ फॉर्मल ढंग से चलेगा, औपचारिक ढंग से, डिजिटल ट्रांजैक्शंस होगी, सब कुछ रिकॉर्ड में होगा, किसानों को लूटना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट, प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब देखो जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, प्याज है, प्याज के रेट एकदम से बढ़ गए थे, तो सरकार कहती है कि हमने कुछ प्याज मार्केट में रिलीज किया है। सरकार थोड़ा सा भी प्याज रिलीज करती है ना तो मार्केट में रेट जो है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। उसी प्रकार से राइटर्स का ये कहना है कि ना सरकार को सभी फसलें वास्तव में प्रोक्योर करनी नहीं पड़ेंगी। अगर सरकार 5-10% भी प्रोक्योर करेगी ना फसलों को, अभी सरकार जैसे 23 फसलों के लिए एमएसपी अनाउंस करती है, और प्रोक्योर तो सिर्फ व्हीट एंड राइस को करती है मेनली, तो राइटर कहते हैं कि बाकी फसलों को भी सरकार सिर्फ 5 से 10% भी प्रोक्योर कर लेगी ना तो प्राइस अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगा, जैसे प्याज के मामले में हो जाता है या टमाटर के मामले में हो जाता है। नेक्स्ट है एड्रेसिंग एग्रीकल्चर क्राइसिस। देखो 1991 में रिफॉर्म्स आए थे
उसके बाद कहा गया था सरकार के द्वारा कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हम वर्कफोर्स ट्रांसफर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में, जैसे मैंने आपको पहले पिछले आर्टिकल में भी बताया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और साथ के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रिफॉर्म्स नहीं आए। तो ना अब एक बढ़िया तरीका है एग्रीकल्चर सेक्टर को ऊपर उठाने का कि आप एमएसपी को लीगलाइज कर दो। फार्मर का जो लाइवलीहुड है ना वो इंप्रूव हो जाएगा इससे। नेक्स्ट, इससे महंगाई कम हो जाएगी क्योंकि फार्मर्स को अपनी प्रोड्यूस की रीजनेबल इनकम मिलेगी और इससे कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा क्योंकि फसलें सरकार किसानों से प्रोक्योर कर रही है। जब किसी चीज़ के दाम बढ़ेंगे तो सरकार उस चीज़ को मार्केट में रिलीज कर देगी। फॉर एग्जांपल दालों के दाम बढ़ गए, अब सरकार के पास में दालों का स्टॉक है, किसानों से प्रोक्योर किया था, तो सरकार उस समय दालों को मार्केट में रिलीज कर देगी, यानी सप्लाई ज़्यादा होगी तो फिर रेट कम हो जाएंगे, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। अब वो बात अलग है कि सरकार अब महंगे दामों पे किसानों से परचेज करे और सस्ते में मार्केट में रिलीज करेगी, तो इससे सरकार को तो फाइनेंशियल लॉस होगा ना, तो वो फिर आगे अगली स्लाइड पे आएगा। नेक्स्ट है एंकरेजिंग डाइवर्सिफिकेशन। अगर देखो जैसे अभी वीट एंड पैडी है, ये सरकार किसानों से प्रोक्योर करती है, इसलिए किसान ज़्यादा उगाते हैं वीट एंड पैडी। अगर बाकी बची हुई क्रॉप्स को भी सरकार प्रोक्योर करेगी तो फिर किसान वो भी उगाने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि यार बेचना ही तो है, वीट एंड पैडी भी सरकार प्रोक्योर करेगी, बाकी चीज़ें भी सरकार प्रोक्योर करेगी, तो क्यों ना बाकी चीज़ें उगा लें। तो डाइवर्सिफिकेशन इससे ज़्यादा होगा। लेकिन अब एमएसपी को लीगलाइज करने के अगेंस्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं। देखो वीट एंड पैडी को प्रोक्योर करने में इतनी दिक्कत आती है सरकार को, बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, सरकार के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इतनी सारी फसलों को प्रोक्योर करना होगा तो सरकार को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। फिर राइटर ये कहते हैं, देखो ऑलमोस्ट 2/3 जो क्रॉप की सेल है ना वो आउटसाइड मंडी सिस्टम में होती है, मंडी में आते ही नहीं किसान, लोकल लेवल पे जो ट्रेडर है उसको अपनी फसल बेच दी। क्योंकि हमारे देश में ऑलमोस्ट 80-90%, मतलब ये डेटा थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा, मेजोरिटी बोल दीजिए, मेजोरिटी किसान तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं। छोटे किसान मंडी में नहीं आते, उनकी फसल थोड़ी होती है, छोटी होती है, कम होती है, तो वो मंडी में आके बेचेंगे, उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है इतनी, तो वो कहते हैं कि यार कौन लेके जाएगा, इससे अच्छा लोकल लेवल पे ट्रेडर को वो बेच देते हैं। तो एमएसपी लीगलाइज भी अगर हो गया तो इन किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऑलमोस्ट 8% किसान ऐसे हैं सिर्फ जो अपनी फसल को एमएसपी पे बेचते हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं कि देखो एग्रीकल्चर पॉलिसीज और कंडीशंस है ना वो अलग अलग हैं अलग अलग राज्यों में। वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच जो है ना इससे नुकसान हो जाएगा, आप स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज अपनाओ। अब कई जगह पे जैसे छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, इन्होंने एमएसपी के सिलसिले में अच्छा काम किया है, यहां पे दूसरी चीजों की आवश्यकता है, तो स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज आप लेकर आओ किसानों के उत्थान के लिए। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइसेस। अब देखो अगर सरकार महंगा परचेज करेगी किसानों से, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सरकार महंगा परचेज करके अगर सस्ता मार्केट में बेचेगी तो सरकार को लॉस, तो अगर सरकार ले भी लेगी किसानों से तो हो सकता है कि सरकार भी फिर महंगा ही दे कंज्यूमर्स को, और कॉस्ट जो है वो मार्केट पे डाल दे सरकार। मार्केट पे कॉस्ट डाली जाएगी सरकार के द्वारा तो फिर कंज्यूमर्स को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। फिर एक पॉइंट ये है सरकार पे कितना फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा अगर उन पैसों से किसानों के लिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, R&D में बढ़िया सीड्स डेवलप करना ताकि फसलों की पैदावार बढ़े, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए एग्रीकल्चर में, वो करे तो सरकार ज़्यादा बेहतर है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। बजाय कि देखो एमएसपी को लीगलाइज करना, इससे मंडी सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, मार्केट एग्रीकल्चर की पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ किसानों के लिए भी अच्छी नहीं है। इवन देखो आप भी इस इशू पे अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है कि एमएसपी को लीगलाइज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि एक डाइवर्स ओपिनियन निकल के आए इस इशू पर। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक तो यूथ प्रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और दूसरा वेस्ट स्पीकर्स से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में, और pwonlyas.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो।
ठीक है, लास्ट में ये प्री का क्वेश्चन है। प्री का क्वेश्चन ये यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। सोचिए इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको रिप्लाई करता हूं। सोचिए 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 सोचिए। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, डी है, नाइदर वन नोर सेकंड। एमएसपी से संबंधित ये क्वेश्चन है। एमएसपी देखो, मैंने पहले भी आपको कहा था, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। और एमएसपी को तो आप बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।